बच्चों शुरू करते हैं आज का नया सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो आपने बच्चों क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा होगा, और अगर क्लास 9th में नहीं पढ़ा है तो ये सेशन 9th के बच्चों के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए तो ये है ही, और क्लास 9th के बच्चे भी इसको अटेंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्लास 9th में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते थे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और हमें क्लास 10th में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। बहुत थोड़ा सा अंतर है, समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बच्चों हम उस इवेंट की निकालते हैं जिसके चांसेस 50-50 होते हैं। यानी कि अगर हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसके चांस क्या होंगे, होने के और ना होने के 50-50% होंगे। बच्चों इवेंट क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग समझेंगे, जो चीज़ें नई हैं हमारे लिए या आपने पढ़ रखी हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। और ये मुझे लगता है कि आप ये सेशन करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले दिया गया है प्रोबेबिलिटी आ थ्योरेटिकल अप्रोच। क्या मतलब होता है इसका? तो इसमें लिखा गया है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ अ कॉइन, जब हम एक कॉइन की बात करते हैं, वी एज्यूम इट टू बी फेयर, तो हम ये सोचते हैं कि वो फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब क्या होता है कि उसमें हेड और टेल जो हो हेड और टेल वो अच्छे से क्या हो, मेंशन होना चाहिए। मतलब कि हेड और टेल बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हमको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं। दूसरा दैट इज इट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि हेड और टेल दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ हेड ही है। सो दैट देयर इज नो रीजन फॉर इट टू कम डाउन मोर ऑफन ऑन वन साइड। इसका मतलब कि ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी कारणवश एक साइड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या चांस ज़्यादा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं चांस कह सकते हैं, देन द अदर, दूसरे से। वी कॉल दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइन एज बीइंग अनबाइज्ड। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अनबाइज्ड। मतलब कि अगर हम कॉइन को टॉस करें तो कॉइन किसी एक तरफ ना आए, दोनों तरफ बराबर बराबर आने के चांस हो। मतलब कोई ऐसा नहीं हो कि हम हर बार कॉइन टॉस करें और एक ही तरफ एक ही साइड शो कर रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि अनबाइज्ड डाइस है। बाय द फेज रैंडम टॉस। रैंडम टॉस का मतलब होता है कभी भी हम टॉस कर सकते हैं। हमको ऐसे टॉस नहीं करना है कि आपको एक ही साइड हमेशा क्या हो, शो हो। जैसे नहीं चीटिंग करते हैं बच्चे टॉस करने में कि कुछ ऐसे टॉस करते हैं कि एक ही साइड आता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, रैंडम टॉस करोगे। वी मीन दैट द कॉइन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस। यानी कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि जब कॉइन हमारा फॉल होगा तो फ्रीली फॉल होगा। मतलब कोई भी ऐसा उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, या कॉइन को कोई भी इस तरीके से नहीं गिराएंगे कि वो सीधा खड़ा हो जाए, या सैंड पे हमको बराबर प्लेन सरफेस पे उसे क्या करना होगा, टॉस करना होगा, ताकि वो एक साइड अच्छे से क्या हो, क्लियर हो। आगे बात करते हैं कि इसकी डिफिनीसन क्या है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी डिफिनीसन क्या है, उसका फार्मूला क्या है। तो बच्चों ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई का मतलब यहाँ बच्चों इवेंट है। पी ऑफ ई जो दिया गया है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहते हैं, पी ऑफ ई को। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि जो इवेंट के होने के चांस हैं उसको कहेंगे फेवरेबल चांस। और टोटल चांस क्या होंगे, वो हो जाएंगे हमारे, जैसे कि एक कॉइन की ही बात कर लेते हैं। तो कॉइन जो बच्चों होता है, हालांकि अभी कॉइन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो कॉइन में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये दो चांस हो गए, तो इनको हम कहेंगे टोटल चांस। क्या कहेंगे बच्चों, टोटल चांस। अगर हम कह दें कि एक कॉइन को टॉस करें और हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बच्चों ये हो गया फेवरेबल चांस। यानी कि जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं वो फेवरेबल चांस हो जाएगा। और जो टोटल चांस है वो हमारे कॉइन में क्या है, हेड और टेल। सभी के जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे सभी के टोटल चांस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हमको इस चैप्टर में कॉइन को, डाइस को और कार्ड्स को ये हमको पढ़ना है, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन करने हैं, बॉल्स के करने हैं, तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी डिफिनीसन होगी प्रोबेबिलिटी की, कि जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल चांस या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसको जनरल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो बच्चों इसमें कुछ रिमार्क दिए गए हैं।
पहला रिमार्क क्या दिया गया है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। यानी इवेंट को डिफाइन किया गया है कि अगर सिर्फ एक आउटकम की बात की जाए तो उसे हम इवेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या किया कि एक कॉइन को टॉस किया और हमने आपसे कह दिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है जो है ये एक हमारा इवेंट हो गया ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है ये हमारा इवेंट हो गया एफ। तो ये दोनों अलग अलग इवेंट हैं, तो इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्री इवेंट। यानी कि ये केवल क्या है, एक आउटकम्स रखता है, तो इसे कह देंगे हम एलिमेंट्री इवेंट। तो एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया था, आपने NCERT में पढ़ा भी होगा कि दो इवेंट अगर लेने हैं तो ई और एफ हम ऐसे ले सकते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ई हो गया और टेल आने की प्रोबेबिलिटी एफ हो गया। आगे बोल रहा है सिमिलरली इन एग्जाम्पल टू, कोई एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज यहाँ पे एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, एक कोई बैग है उसमें ये तीन तरह की हमारी बॉल्स हैं। तो अगर आपसे कह दे कि प्रोबेबिलिटी बताइए रेड बॉल की क्या होगी और प्रोबेबिलिटी बताइए येलो बॉल की क्या होगी और प्रोबेबिलिटी बताइए ब्लू बॉल की क्या होगी, तो यहाँ से ये तीनों जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही हैं, तो इसमें जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है ये हमें क्या बता रही है, ये केवल बता रही है कि ये ओनली वन आउटकम है ये, यानी कि तीन बॉल्स में सिर्फ रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओनली वन आउटकम हो गया। इसी तरीके से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमारा एक इवेंट हो गया जिसको हमने नाम दे दिया वाई, या मतलब हम इसको रेड बॉल है तो इसको हम आर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आपको मेंशन किया गया है कि एग्जाम्पल जो हमारा 2 है उसमें वाई, बी और आर ये तीन एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो वाई का मतलब हमने मान लिया कि येलो बॉल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और बी को मान लिया ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, और आर को मान लिया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो एलिमेंट्री इवेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें कि दूसरा जो है, जो पॉइंट दिया गया रिमार्क का, कि जो हमारा इवेंट होते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, किसी एक केस में जितने भी इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होगा। जैसे कि हमने कॉइन की बात की, तो बच्चों कॉइन में क्या होगा, कॉइन की अगर हम बात करें तो कॉइन में हेड और टेल की हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे तो फेवरेबल चांस क्या होगा, हेड 1 हो जाएगा, और टोटल चांस क्या हो जाएंगे 2, तो 1/2 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी अगर आप ऑफ टेल निकालेंगे तो अगर फेवरेबल चांस क्या होगा, 1 हो जाएगा, और टोटल चांस बच्चों क्या होंगे, यहाँ पे भी 2 होगा। तो अगर इन दोनों का हम सम कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्या कर लें कि 3 इवेंट ले लें, जैसे कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा बी, और येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो अब यहाँ पे एक बैग में अगर कोई 3 गेंदें इस तरीके से हैं, तो अगर हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रेड बॉल तो एक ही होगी ना, तो ये 1/3 हो जाएगी, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी तो ब्लू बॉल भी एक होगी, फेवरेबल चांस हमारा 1 है, और टोटल चांस तो हर केस में 3 होगा, तो 1/3 हो गया। और इसी तरीके से येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, 1/3। तो अगर हम इन सभी इवेंट का सम करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी केस हो, अगर आपने उसमें सारे केस की प्रोबेबिलिटी निकाली हैं, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली हैं, तो उसका अगर आप सम कर दोगे तो वो रिजल्ट क्या दे देगा, 1 दे देगा। आगे यहाँ पे आपको चीज़ लिख भी दी गई है कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से देखिए बच्चों 2 बातें हमें अच्छे से समझनी है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे हम कॉइन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर हमने बॉल्स पे एक्सपेरिमेंट किया तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। और इवेंट क्या होगा, जैसे कि हमने बॉल्स पे एक्सपेरिमेंट किया तो रेड बॉल, ब्लू बॉल और येलो बॉल, ये 3 हमारे इवेंट हो गए। तो इवेंट और एक्सपेरिमेंट में भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इवेंट क्या होता है, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में कोई एक आउटकम की बात करते हैं तो उसे हम कह देते हैं कि वो इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। और एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, जैसे कि पहले हमने कॉइन की बात की तो कॉइन हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, अगर हमने बाल की बात की तो हमारी बाल्स हमारी क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। और इसके बाद में अगर हम डाइस की बात करेंगे तो डाइस हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अगर हम कार्ड्स की बात करेंगे तो हमारा कार्ड्स क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। उसके अंदर हम जो भी एलिमेंट्री इवेंट को चूज़ करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो किसी भी
एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है, यानी कि हमने कोई ई इवेंट ले लिया। ई का मतलब हमने जैसे कि अभी हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ई इवेंट कोई है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, तो ये इवेंट हमारा आ गया। तो अगर हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को इवेंट मान रहे हैं, तो अगर इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, सपोज इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम कहते हैं कॉइन को टॉस करें, तो उस कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या कहोगे 1/2। और अगर कहते हैं हम हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका मतलब कि किसकी बात करेंगे, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बात करेंगे। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं उसमें हेड और टेल ही तो हो सकता है। अगर हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर हेड के ना आने की निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, तो ये क्या हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड का मतलब क्या हुआ, फिर टेल आएगा, और टेल का फेवरेबल चांस क्या होगा 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे इस रिलेशन के द्वारा। इसका मतलब क्या है, P ऑफ ई बार लगा हुआ जिसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यानी कोई भी इवेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर वो हो रहा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, अगर उसको 1 से माइनस कर देंगे तो बच्चों उस एक्सपेरिमेंट का उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो नहीं हो रहा है। जैसे सपोज अगर हम कह दें, इसी में ले लें, सपोज हमने ये जो एग्जांपल लिया है बाल्स का, इसमें रेड, ब्लू और येलो हमारे पास 3 गेंदें हैं। अगर हम कह रहे हैं कि रेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और येलो की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगर हम आपसे कह दें कि आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी कि हम बॉल निकालें वो रेड ना हो और कुछ भी हो सकती है, तो हमारे पास अब कितने ऑप्शन बचे। अगर एक बैग में 3 गेंदें हमारे पास थीं, 3 बॉल्स थीं, रेड, ब्लू और येलो हो, और हमने ये बोला कि भैया इसमें रेड नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है। तो आपके पास फेवरेबल चांस कितना हो गया, फेवरेबल चांस आपके पास 2 हो गया, और हमारे पास टोटल कितने चांस थे 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ये 2/3 आ गई। इस बात को अगर हम इस फार्मूले से निकालते, जो ये हमने फार्मूला लिख रखा है, तो हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो रेड के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, बात वही है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यानी 1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 माइनस का 1 तो क्या आ गया 2/3। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम फिर ये आपसे कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ उन्हीं इवेंट्स की निकालते हैं जिनके जो चांस हैं अकरिंग के वो 50-50% हों। जैसे अगर हम आपसे एग्जांपल कहें कि बच्चों बताओ किसी पंखे के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या सोचोगे, पंखा क्या गिर सकता है क्या। अगर वो सही से उसको हमने क्या किया है, फिक्स किया है, तो पंखा कैसे गिर जाएगा। अगर हमने उसमें जल्दबाजी की है फिक्स करने में, तो वो जाहिर सी बात गिरेगा, जैसे उसको हम ऑन करेंगे तुरंत वो गिर जाएगा। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की हम कहें कि कोई एक बच्चा है राम, उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है एग्जाम में, मान लो टर्म 1 एग्जाम चल रहे हैं, तो किसी बच्चे की पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब जरा आप सोचिए कि जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो क्या वो फेल हो सकता है क्या। हाँ, उसके मार्क्स कम हो सकते हैं, उसका परसेंटेज कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या वो फेल हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे इवेंट क्या हैं, इसमें हमारे जो इवेंट के होने के चांस हैं वो 50-50 नहीं है। तो आप इतना अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी होगी किसी इवेंट की, तो सबसे पहले हमें ये श्योर करना होगा कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या उस इवेंट के होने के चांस 50-50 हैं। जैसे सपोज हम बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक, जिस समय अभी आप इस मौसम में हैं, ठंडियों का मौसम चल रहा है, अगर कोई आपसे कहे कि बताइए इस मौसम में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, क्यों बारिश होगी, इतना अच्छा मौसम है, हमको कहीं से नहीं लग रहा है कि बारिश होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास रहते हैं, हम लोग देखते भी हैं कि कुछ ऐसे इवेंट होते हैं कि जो 50-50 नहीं होते, वहाँ पे हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, हम उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो 50-50% चांस रखते हैं अकरिंग के या नॉन अकरिंग के।
तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। अगर कोई समस्या आ रही है बच्चों, ये चैप्टर इतना आसान है कि अगर आपने ये सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया तो मुझे ये मतलब विश्वास है कि बच्चा वो 9th का चाहे ये सेशन देख रहा हो चाहे वो 10th का सेशन देख रहा हो, ये वाला, उसको प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतनी आसान चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो मेन कह सकते हैं ना इस चैप्टर की रूट्स हैं, तो उसको आप अच्छे से नोटिस करिए और नोट्स बनाते जाइए। तो प्रोबेबिलिटी में हमने अभी तक क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का टाइप है, प्रोबेबिलिटी का एक क्लासिकल टाइप है। और उसके बाद हमने फार्मूला क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस होता है। मतलब जो इवेंट है, जो हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो फेवरेबल हो गया, और उस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स, उनको हम कहेंगे टोटल चांस। भाई एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं, अगर हम कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट में क्या होगा ये पता होता है क्या हमको, क्या होने वाला है? ये तो होने के बाद मालूम चलता है कि नहीं क्या होगा। एक्सपेरिमेंट में हमें रिजल्ट का पता नहीं होता है ना क्या होने वाला है। अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या हमें पहले पता होता है, या क्रिकेटर्स जो होते हैं वो टॉस करते हैं कॉइन को, तो क्या वो जानते हैं कि हम टॉस को जीतेंगे या हार जाएंगे? मैच में है टॉस किया जाता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तब टॉस करते हैं, तो हमें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है ना कि हम टॉस जीतेंगे या हार जाएंगे। वो तो जब टॉस हमारा क्या होता है, फ्री फॉल कर होता है ग्राउंड पे, तो हम देखते हैं कि नहीं हाँ हम जीते हैं या हार गए हैं। तो इसमें एक्सपेरिमेंट कोई भी हो उसमें हमें रिजल्ट का पता नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो उसमें जो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, बन जाएंगे न्यूमरेटर, और जो टोटल चांस होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे वो बन जाएंगे डिनोमिनेटर, और उनको डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, हम आगे बढ़ते हैं उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों और प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें क्या सीखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको दिया गया, इसको आप इतना अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ है, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है। इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए यूज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से ग्रेटर हो सकती है, इक्वल हो सकती है, और 1 से लेस हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है। तो इस चीज़ को आप क्या समझेंगे, कैसे आप इसको समझेंगे, तो हम बताते हैं आपको कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 कब होगी। तो आपको सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इम्पॉसिबल का मतलब जैसे हमने अभी आपसे कहा, अगर कोई एक आपने फ़ैन को, सीलिंग फ़ैन को अच्छे से फिक्स कर रखा है और अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस फ़ैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बच्चों ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, उसकी 0 प्रोबेबिलिटी है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को लेकर के बात कर रहे हैं कि एक बच्चे को एग्ज़ाम में पास या फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और आप ये जानते हैं कि उस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है, पूरे ईयर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से उसने ध्यान दिया है, तो बताइए कि वो कैसे फेल हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फेल होने की तो 0 हो गई, है ना। तो बात क्या हुई कि जो इम्पॉसिबल इवेंट हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में मतलब अच्छे से हमें क्लियर है, सर्दी का मौसम ऐसा नहीं कि नहीं बारिश होने के चांस लग रहे हैं, हमको बादल हैं और हम कहते हैं ये सर्दी का मौसम है तो बारिश नहीं हो सकती। जब हमें क्लियर हो, इन्वायरमेंट हमें क्लियर हो कि नहीं बारिश नहीं हो सकती और उस समय हम कह दें कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी 0 तो हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। यहाँ से 2 बातें आपको मिल गई कि कभी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालो या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, एक्सपेरिमेंट तो हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालते हैं, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो निगेटिव नहीं हो सकती है और मोर देन 1 नहीं हो सकती, यानी 2, 3 ये कभी नहीं होगा। यानी अगर आपका आंसर कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालने पे निगेटिव आ जाए, 2 आ जाए या 1.5 आ जाए, 1 से मोर आ जाए, 1.1 भी आ जाए, तो आप समझ जाइए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये आपको ध्यान रखना, ये रेंज है प्रोबेबिलिटी की कि 0 से 1। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, इस तरीके जैसे हमने लिख रखा है, या 0 से क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से लेस हो सकती है, यानी 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करेगी, 0 और 1 को ले करके। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गया, जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। और बच्चों श्योर इवेंट क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए।
जैसे हम कह दें कि एक कॉइन को टॉस करें और हेड या टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये 1 हो जाएगी, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। जैसे हम कहें कि एक बच्चे ने खूब मेहनत की और उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो ये श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। जैसे हमने पंखे को अच्छे से, सीलिंग फैन को अच्छे से हमने फिक्स किया और कहते हैं इसके ना गिरने की प्रोबेबिलिटी, तो ये श्योर है, इसकी 1 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 कब होगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और 1 कब होगी, श्योर इवेंट होगा, और बाकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये बच्चों आपको दिया गया क्वाइन। अब हमको एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट इस क्लास में पढ़ने हैं। क्वाइन को अच्छे से समझना है, डाइस को अच्छे से समझना है, और हमें कार्ड्स को अच्छे से समझना है। अब हम क्वाइन की बात करें तो बच्चों क्वाइन में 2 फेस होते हैं, आपको दिख रहा है, इस तरीके का हेड होता है और इस तरीके का टेल होता है, इसको हम टॉस करते हैं। तो क्वाइन में अगर हम बात करें कि टोटल चांस कितने होते हैं, टोटल चांस कितने होते हैं, तो बच्चों कितने हो जाएंगे हमारे 2। और फेवरेबल चांस कितने होते हैं, तो बच्चों वो कितने हो जाएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और ये दोनों बातें हमने किसकी बताई हैं, एक क्वाइन की, यानी अगर हम एक क्वाइन की बात करेंगे तो ये होगा। अगर हम 2 क्वाइन को टॉस कर दें तो हमारी ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी, तो उस केस में टोटल चांस क्या हो जाएंगे और फेवरेबल चांस क्या हो जाएंगे। तो टोटल चांस कैसे चेंज होंगे, फेवरेबल चांस क्या होंगे, हेड और टेल में कोई हो सकता है। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और टोटल कितने हो जाएंगे, हेड और टेल को ऐड कर देंगे तो 2 आ गए। अब अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो हमारे पास कितने चांस आ गए, 4। यानी कि अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 हमारे कितने होंगे, टोटल चांस हो जाएंगे। और फेवरेबल चांस क्या है कि हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। ये 2 कॉइन की बात हो गई। अगर इसी तरीके से हम 3 कॉइन्स की बात करें, 3 कॉइन्स की बात करें, 2 कॉइन्स की हमने बात कर ली, अब हम 3 कॉइन्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस में बच्चों टोटल चांस क्या होंगे, सबसे पहले हम टोटल चांस की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे फेवरेबल चांस की। तो बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि अगर कोई 3 कॉइन उसको हम टॉस करेंगे तो तीनों पे क्या होगा, पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे हेड आ जाए। फिर क्या हो जाए, पहले दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए। फिर क्या है, पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए। फिर क्या होगा, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड और तीसरे पे हेड आ जाए। या क्या हो सकता है कि हेड और टेल टेल आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, और या क्या आ जाए, टेल टेल टेल। इनके अलावा बच्चों कोई और चांस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इनको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल चांस कितने हो गए, 8। और फेवरेबल क्या होंगे, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने अगर 1 2 3 कॉइन की बात की तो आपने आसानी से निकाल लिया। अगर हम कहते हैं भैया हमने 5 कॉइन उछाल दिए एक साथ, 5 कॉइन को टॉस कर दिया, तो आप क्या करोगे, तो बच्चों उसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लो, 2 to the power n। यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू अगर आप डालोगे, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, अगर n = 1 तो टोटल चांस 2 की पावर हमारा 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने n = 2 डाल दिया, ये टोटल चांस बच्चों निकालना है। अगर n = 2 डाल दिया तो टोटल चांस क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2, यानी हमारा 4 आ गया। आप चेक कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे n = 3 डाल दें, अगर 3 कॉइन हमारे हैं तो टोटल चांस बच्चों क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी 8 आ गया। इसी तरीके से अगर हम 4 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 कर देंगे 32 हो जाएगा। तो क्वाइन से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको तो आप आसानी से कर लोगे। हालांकि 3 कॉइन तक ही टॉस करने को आपको क्वेश्चन देगा, उसके आगे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देगा, पर ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको आगे क्लास में भी यूज़ करने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो कॉइन में कोई दिक्कत नहीं है। बात करें आगे डाइस की, नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये बच्चों डाइस दिया गया है, इसको आपने अच्छे से खूब आपने लूडो वगैरह खेला होगा, उसमें आपने डाइस को देखा होगा। ये क्यूब के शेप का होता है, 6 इसके फेस होते हैं, और हर फेस पे क्या होता है कि जो सर्किल होते हैं, डार्क सर्किल, वो क्या होते हैं, फिक्स किए जाते हैं। जैसे कि एक तरफ 6 हो गया, एक तरफ 5 हो गए, 5 सर्किल्स हो गए, 6 सर्किल हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गए। तो डाइस को अगर हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं,
तो हमें एक नंबर शो होता है कि 5 डॉट हैं कि 6 डॉट हैं या 4 डॉट हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि अगर हम एक डाइस की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल चांस जो होंगे वो कितने होंगे और फेवरेबल चांस जो होंगे वो कितने होंगे। तो पहले बात करते हैं कि चांस क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे तो कहीं 1 2 3 लिखा ही नहीं है। 1 का मतलब है कि एक डॉट आ सकता है, 2 डॉट होंगे तो उसको 2 कहेंगे, अगर 3 डॉट होंगे तो उसको 3 कहेंगे। इस तरीके से मतलब 6 आउटकम्स आ सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक डाइस को थ्रो करने पे 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक डाइस का। तो टोटल चांस बच्चों कितने हो गए, 6 हो गए। और फेवरेबल चांस क्या है, इनमें से कोई एक होगा। अब अगर हम 2 डाइस की बात करें कि हमने 2 डाइसेस को क्या किया, थ्रो किया, तो हमारा क्या होगा। तो बच्चों इसी तरीके से क्या हो सकता है कि पहले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए। तो इसको बच्चों कैसे लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इस तरीके से कि क्या होगा, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। इस तरीके से 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। इसी तरीके से 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा 4 के साथ में आ जाएगा। बच्चों जो पहले लिखा है इसका मतलब क्या है कि वो पहले डाइस की बात कर रहा है, और जो बाद में लिखा है वो दूसरे डाइस की बात कर रहा है। अब जैसे कि अगर पहले डाइस पे क्या आ गया, 4 आ गया, तो 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 और 4 6 हो सकता है। इसी तरीके से 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 और 6 6। तो ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल चांस कह सकते हो, इनमें से कोई एक होगा। और टोटल चांस ये सारे हो गए। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हमारे हो रहे हैं। तो अगर हम 2 डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो टोटल चांस जो हो जाएंगे वो 36 और फेवरेबल चांस जो होंगे वो इनमें से ही कोई एक हो जाएगा। तो 2 लिखने में इतने सारे चांस हो गए। अगर हमको 3 डाइस थ्रो करने होंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए बच्चों एक फार्मूला होता है कि 6 की पावर n होना चाहिए। अगर कभी भी आपसे टोटल चांस पूछेगा तो ये आप फार्मूला याद रखिए, 6 टू द पावर n। n की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे अगर 1 तो आपको टोटल चांस मिल जाएंगे 6। n की वैल्यू डालोगे आप 2 तो टोटल चांस मिल जाएंगे आपको 36। n की वैल्यू डालोगे आप 3 तो टोटल चांस हो जाएंगे 216। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए अगर 2 डाइस टॉस करते हैं तो सेम आउटकम्स दोनों पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सेम आउटकम्स कहाँ कहाँ है, 1 1 पे है, 2 2 पे है, 3 3 पे है, 4 4 पे है, 5 5 पे है, 6 6 पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 फेवरेबल चांस हो गए और पूरे कितने हैं 36। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें करने होंगे। अब बात करेंगे हम लोग कार्ड्स की। तो इस तरीके के कार्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। ये पूरा सेट है, मतलब ये पूरा डेक कह सकते हैं। इसमें सारे कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड कलेक्शन है और सारे कार्ड्स आपको 4 तरह के दिख रहे हैं। सबसे ऊपर वाली जो हमारी रो है, इस रो को हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो रो है ये क्लब कार्ड्स हैं और इसको हम क्या कह देंगे, हार्ट कह देंगे। और इसको हम क्या कह देंगे, स्पेड कह देंगे। और इसको बच्चों क्या कह देंगे, हम डायमंड कह देंगे। ये हमारा क्या हो गया, डायमंड हो गया। तो ये बच्चों 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। अभी इसको हम समझेंगे, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पूरे कार्ड्स जो हैं ये 52 हैं, पूरे कार्ड्स जो हैं वो 52 हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करेंगे तो देखते हैं कार्ड्स क्या होते हैं। तो कार्ड्स के बारे में दिया गया बच्चों, स्पेड जो होता है, 4 तरह के कार्ड्स हैं आपके सामने। यहाँ पे हमने इसको ऐसे क्लासीफाई कर रखा है। तो पहला कार्ड है कि स्पेड, दूसरा दिया गया बच्चों क्लब, और तीसरा दिया गया डायमंड, और फोर्थ हमारा हार्ट हो जाएगा। तो स्पेड को हमने किस तरीके से क्लासीफाई किया है, एक बार आप अच्छे से फिगर में देख लीजिए कि जो स्पेड है और क्लब है और हार्ट है और डायमंड है,
तो सभी के 13 कार्ड्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 52, यानी कि जो सेट होता है पूरे कार्ड्स का या कलेक्शन जो होता है कार्ड्स का वो 52 का होता है। अब इसमें क्या होते हैं कि 4 सेट होते हैं, एक क्लब का होता है, एक हार्ट का होता है, एक स्पेड का होता है, एक डायमंड का होता है। बच्चों इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हार्ट और स्पेड में दोनों में हम कैसे पहचानेंगे। अच्छा डायमंड का तो क्लियर होता है, डायमंड का क्लियर होता है, हार्ट और स्पेड में आपको ध्यान रखना है। सभी को अगर आपको ध्यान रखना है तो डायमंड का तो शेप सबसे अलग है। और इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि 52 कार्ड्स जो होते हैं इसमें जो हाफ कार्ड्स होते हैं वो रेड होते हैं और हाफ जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। अब रेड के भी 2 सेट होते हैं और ब्लैक के भी 2 सेट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 सेट हो गए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हार्ट और जो है जो स्पेड है इसका शेप सेम है, हल्का सा अंतर है कि इसमें क्या है नीचे से हल्का से टेल दिया गया है। लेकिन आपको याद कैसे रखना है, हार्ट का तो आप जानते ही हैं कि हार्ट रेड होता है, ह्यूमन हार्ट वो रेड होता है, उसको आप तुरंत पहचान लोगे। स्पेड और हार्ट की स्पेलिंग भी आप देखिए, दोनों में 5 अल्फ़ाबेट हैं, हार्ट में भी 5 अल्फ़ाबेट हैं और स्पेड में भी 5 अल्फ़ाबेट हैं। तो आपको स्पेड को पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्ट हमारा रेड होगा और अगर ब्लैक हार्ट जैसा शेप है तो वो स्पेड हो जाएगा। और डायमंड भी आप पहचान लोगे, डायमंड का भी आप शेप याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्लब का जो शेप होता है वो थोड़ा सा अलग है, तो आप चारों कार्ड के शेप को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कार्ड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड के 2 टाइप्स होते हैं और ब्लैक के 2 टाइप्स होते हैं। रेड में क्या क्या है, हमारा हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, और ब्लैक में क्या क्या हो जाएगा, हमारा क्लब और स्पेड हो गया। क्लब और जो स्पेड इसमें दोनों ब्लैक होते हैं। स्पेड जो होता है वो हार्ट जैसा दिखता है, थोड़ा सा अंतर होता है, माइनर चेंज होता है, और हार्ट रेड होता है, स्पेड ब्लैक होता है। इसके बाद इसमें बात करते हैं कि हमको इसमें कैसे कैसे इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए आप इस फोटो को देखिए, तो सभी में क्या होता है, एक किंग होता है और सभी में एक क्वीन होती है और एक जैक होता है, सभी में एक एस होता है, और 2 से लेकर के 10 तक के जो कार्ड्स होते हैं वो नंबर कार्ड कहे जाते हैं। तो इसमें आपको ये याद करना है कि जो फेस कार्ड होते हैं वो हर सेट में, ये बच्चों सेट है, एक सेट हमारा क्या हो गया, स्पेड का हो गया, एक सेट क्या क्लब का हो गया, एक सेट क्या हो गया, डायमंड का हो गया, एक सेट क्या हो गया, हार्ट का हो गया। तो पहले सेट में स्पेड में एक हमारा किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, तो एक सेट में 3 फेस कार्ड हो गए। और सेट कितने हैं 4, तो 3 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। इसके बाद एस की बात करते हैं, तो एस क्या होता है, हर सेट में एक एस है और 4 सेट है तो 1 × 4 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब नंबर कार्ड की बात करते हैं, तो बच्चों नंबर कार्ड क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 9 होते हैं, और 4 सेट होते हैं तो 36 हो जाएगा। तो इतने प्रकार के पूरे कार्ड्स होते हैं, यानी फेस कार्ड, एस कार्ड और नंबर कार्ड। तो इस तरीके से हमारा कार्ड भी क्या हो, कंप्लीट हो गया। फेस कार्ड किंग क्वीन जैक एक सेट में और 4 सेट हैं, 3 4 जा 12। एस हमारा एक होता है एक सेट में और 4 सेट हैं तो 1 × 4 करेंगे 4 हो जाएगा। और नंबर कार्ड 9 × 4 36। तो इस तरीके से कार्ड का भी हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी हमारी ख़त्म होती है। अब हम इसके जो नेक्स्ट सेशन होगा वो MCQs का होगा, जो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये सेशन अच्छे से शेयर करिए अपने क्लासमेट के साथ में, ताकि वो MCQ वाले सेशन में क्वेश्चन आसानी से कर सकें। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।